तो चलिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण से है और ये आपका CGL MTS में पूछा है। फर्स्ट है कि 1 kg और 2 kg के दो पिंड 3.2 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाते हैं तो ज़मीन को छूने से ठीक पहले उनके सापेक्ष वेग ज्ञात करना है आपको। माना कि गुरुत्वीय त्वरण जो आपका है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ kg के अनुसार आपको देखना है, तो आंसर यहाँ बता दें आपका। तो आंसर क्या होगा वो भी बताएंगे, लेकिन 10 kg 2 kg 3.2 मीटर, तो यहाँ 8 मीटर आपका पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आप गणना कर सकते हैं आप v बराबर, अब इसका देख लें v बराबर क्या हो जाएगा, ज़मीन को छूने के ठीक पहले उसका सापेक्ष वेग जो होता है ना, मतलब पहले वाला वेग, एक u था आपका, एक v था। ठीक है, तो पहले वाला वेग जो हुआ वो आपका होगा, तो उसका है √2gh हो जाएगा। g आपका पता ही होगा गुरुत्वीय मतलब ग्रेविटी हो जाएगा, और h हाई ऊंचाई हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो बस उसी का आपको कर देना है और 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 26 क्या बोल रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का कथन पहचान करना है। तो ए में क्या है, यह बल है। चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, आपको आंसर लगाते हैं। तो यहाँ दूसरा आपका बोल रहा है कि यह तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल है। यहाँ यही आंसर आपका जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट 127 पे आते हैं कि 27 यहाँ आपका बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन करना है आपको कि गुरुत्वाकर्षण सही क्या है। तो यहाँ सही क्या बात कर लें तो गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है, कि वेग के समान होता है, यहाँ बोल रहा है कि द्रव्यमान के समान होता है या घर्षण के समान होता है। तो आंसर यहाँ ये हो जाएगा, त्वरण के समान होता है गुरुत्वाकर्षण। 128 पे आ गया कि सूत्र बताना है T² RQ द्वारा व्यक्त निम्नलिखित में कौन सा नियम किसी ग्रह की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या की तुलना अन्य ग्रहों की कक्षा के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या से करता है। तो ये आपका जो है करता है केपलर का तीसरा नियम। चलिए वही नेक्स्ट 129 है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी धातुएं वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और समान समय समय पर भूमि पर पहुंचती है। तो ये आपका गैलीलियो ने। ठीक है, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो है पद्धति के जनक भी कहते हैं इसको। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया है। तो LIGO का प्रयोग किया गया है। LIGO का मतलब हो गया लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, चलिए कार्य और ऊर्जा पर आते हैं। ज़्यादा नहीं है, इस सब का क्वेश्चन आता नहीं है फिजिक्स में, लेकिन एक दो आ गया तो फिर ये कि सही होना चाहिए, और इसका कोई आसान क्वेश्चन है नहीं। SSC को भी आसान क्वेश्चन पूछा नहीं है कि रेलवे सब जैसा या फिर और ग्रुप डी जैसा कि क्वेश्चन 1 हो जाना चाहिए कि हॉर्स पावर क्या है। कई कई क्वेश्चन आपको बस इसी में गुजार देते कि हॉर्स पावर क्या है, और नहीं तो उसकी शक्ति कितनी होती है, यही सब गुजार देता है। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन आप देख लें, अंदर से खोद के निकालता है ये। कि लोग गलत करें तो करें ज़रूर, बाद में पछताएं कि अरे यार पढ़ लिए थे। तो हॉर्स पावर शब्द इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता है। इस शब्द का सबसे पहले जो है उपयोग जेम्स वाट ने किया है। ऐसे लिख देता है कहीं कहीं इंजन का उपयोग तो हो जाता है, लेकिन घुमाने का काम था, ये घुमाना बहुत ज़रूरी है SSC को। और 746 वाट के बराबर होते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो 5 मीटर की ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ आपको अब बता दें तो अनुपात उसका जो है हो जाएगा 1:1, 1:1 हो जाएगा, पॉइंट नहीं है सॉरी। तो यहाँ आपको जो है आप निकालना है, देख सकते हो। एक 133 है कि योयो के रिलीज होने से पहले उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ये एक स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यहाँ आपको मिलान करना है कि कौन जो है स्थितिज ऊर्जा है, कौन आपका
गतिज ऊर्जा है, यही सब आपको जो है इसमें यहाँ मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। स्थितिज ऊर्जा है आपका कौन है, तो डीजल जनित पनबिजली संयंत्र। इसमें आपका ऑप्शन के अनुसार भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसे हमको बता दें तो स्थितिज ऊर्जा आपका हो जाएगा पवन चक्की, तो नहीं होगा पवन चक्की, नहीं गतिज स्थिति आपका पनबिजली संयंत्र हो जाएगा। ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा आपका डीजल हो जाएगा। मतलब कि ए का 3 और बी का 4 आपका आंसर जिसमें आए आप वो समझ जाए कि वही होगा, जिसमें कि डी आंसर यहाँ आ रहा है आपका। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो अब मिला लेते हैं, डी आंसर है तो सही है सब। और वही बता दें कि गतिज ऊर्जा का हो जाएगा आपका पवन चक्की हो जाएगा, विकिरण का ऊर्जा हो जाएगा, और क्या डी का 1 हो जाएगा। मिलाने में क्या है, गिरते नारियल की यहाँ बात करें तो ये सब बताना क्या है, ऊपर से गिर रहा है 13 गतिज ऊर्जा में आएगा। एक ऊपर अभी आराम कर रहा था तुरंत गिर रहा है, तो वो आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। 136 पे आते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान पर एक आदर्श गैस के एसआई इकाई की प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो ये हो जाएगी आपका 6.70 इंटू 10⁻21 जूल। चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं आप 137 कि यदि एक ईंट पर 7 N बल लगाया जाए तो वह 5 मीटर तक गति करती है, तो क्या कार्य कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 7×35, तो आंसर हो जाएगा आपका 35 जूल। ये सब इंटू गुना करना, ज़्यादा कुछ था नहीं। बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण है, तो बैटरी आपका अगर रासायनिक से विद्युत में देता है। आधा तो आप मन में ही ये ऊर्जा आप मन में ही सोच लेंगे तो हो जाएगा, रीजनिंग की तरह है ऊर्जा बोलना है तो। किसी वस्तु को ऊपर नीचे होना, सेना की परेड और किसी भी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, ये सभी किस गति के कारण होता है, तो ऊपर ये ऋजु रेखीय गति के कारण होता है। नेक्स्ट है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है तो आपका हो जाएगा V/W/Q हो जाएगा, जिसमें कि आपका यहाँ Q जो है एक इकाई आवेश है, मतलब जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का जो है काम करता है। और V आपका जो हो गया आपका वही जो निकालना है आपका विभव बोल देते हैं इसको, हो जाएगा। और W जो हो गया बाह्य कारक हो जाएगा, बाहर का कार्य जो करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल पर उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं, जो टरबाइनों में गिरती है और सॉफ्ट को घुमाती है, और टरबाइन के सॉफ्ट के घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में वो परिवर्तित करती है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। चलिए यहाँ अब तरंग में आते हैं। आपका कार्यबल भी कंप्लीट हो चुका है, तरंग को यहाँ कंप्लीट अब करते हैं। तो फिर इसके बाद आपका जो है पॉलिटी तो हो चुका है, ज्योग्राफी हिस्ट्री एक बचा हुआ है, और फिर आपका साइंस ये सब बचा हुआ है। जाते हैं तरंग। 0.04 सेकेंड का आवर्तकाल, ये 0.0 सेकेंड का आवर्तकाल तरंग की आवृत्ति निकालना है, तो आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो 25 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पारस कितनी होती है, तो वो है दृश्य तरंग की पारस 0.4 से 0.7 पारस तक होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है, कणीय प्रकृति को ये दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्या 145। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक जो है 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया है, तो मार्कोनी ने किया है, ये खूब चला था। और बता दें मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार भी मिला, 1909 में मिला था। 146 है कि वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है क्या कहलाती है, तो दोहराने वाला काम आवर्ती गति कहलाती है। 47 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृष्ठ तरंगे है, तो एल तरंगे आपका हो जाएगा, एल तरंगे आपका पृष्ठ तरंगे। एस तरंग पी तरंग से लगभग 1.7 गुना धीमी होती है। एल तरंगों की तरंग दैर्घ्य लंबी होती है और भूकंप से अधिकांश संरचनात्मक क्षति होती है।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। 1842 में। चलिए यहाँ निकालना है आपको कि आरोही क्रम में बताना है, विकिरणों की सही क्रम को आरोही क्रम में बताना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में आपको बताना है। तो आगे एक्स, यहाँ एक ही को दिया हुआ है, एक्स किरणें हैं, ज़बरदस्त है। आपका है नहीं तो यही हो जाएगा, एक्स किरणें अवरक्त सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। एक्स किरणें दे दिया तो कोई इसको फिर हरा ही नहीं सकता। और गामा किरणें में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य उच्चतम आवृत्ति है, रेडियो तरंगे सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य और सबसे कम आवृत्ति है। ठीक है, तो यह रेडियो तरंगे की लंबी तरंगदैर्घ्य है लेकिन आवृत्ति बहुत कम है। तो एक्स किरणें यहाँ आपका जो है दिया हुआ है वो आपका लंबी सबसे ज़्यादा आवृत्ति रहेगा उसका, लेकिन कम रहेगा वो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बताना है कि किस प्रकार की विकिरण लगभग 3000 GHz जेड से 3 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किलोमीटर तक की तरंगदैर्घ्य को वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है। तो ये रेडियो तरंगे, वही बात है करते हैं कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसमें कि आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। तो ये 7 जो है आपका रहता है प्रकाश। चलिए 152 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगे के संयोजन का उपयोग करती है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्वेश्चन ही बहुत लंबा होता है, इसका आंसर बहुत छोटा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है। फिजिक्स कंप्लीट होने वाला ही है। एक सरल लोलक पेंडुलम में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर एक टुकड़ा होता है, ठीक है, तो जिसे एक कठोर स्टैंड में एक धागे में लटकाया जाता है। धातु की गेंद को पेंडुलम को क्या कहते हैं? ये बॉब कहा जाता है। इसको इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है, कर इतना लंबा क्वेश्चन जो लिखता है बेकार है, इसे आराम से कर देता। जो है वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्र मील के मापा जाता है? तो वो हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, तरंग गति। चलिए रेडियो धर्मिता पर आते हैं, कंप्लीट करते हैं। 155 हो चुका है। तो चलिए रेडियो धर्मिता है कि नाभिकीय विस्फोटों, आकाशीय तरित और रेडियो धर्मी क्षय की कम उत्तेजक गतिविधि द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकिरण में बहुत छोटी तरंगदैर्घ्य होती है? तो गामा की होती है। नेक्स्ट है कि हेनरी बेक्यूरेल को 1903 में किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये मिला था आपका स्वतः स्फूर्त रेडियो धर्मिता के लिए। चलिए 157 है कि निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम 235। यही बात करें कि पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है? रेडियो धर्मिता ऊर्जा से प्राप्त होती है। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो परमाणु से संबंधित है। वही बात करें 160 की निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण को दर्शाता है? तो अल्फा कण को आपको यहाँ 4 2 He यहाँ आपको दर्शाता है। खोजें आते हैं अब, रासायनिक खोज मतलब फिजिक्स में खोज कौन किया उसके बारे में देखते हैं। इससे भी प्रश्न आपके आते रहते हैं कि किसने सर्वप्रथम अपवर्तन के उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो यह स्वतः सिद्ध मानता है कि प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट बक्कन अनुपात अपवर्तक सूचकांक होगा? तो ये विलेब्रोड स्नेलियस। ये खगोल शास्त्री डच के और गणितज्ञ भी हैं, ठीक है,
और डेनिस गैबोर जो है 1947 में होलोग्राफी का आविष्कार जो है किए थे, और थॉमस यंग प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति का प्रदर्शन। माइकल फैराडे में आते हैं कि 1831 में कौन सा प्रसिद्ध जो है प्रयोग किया था, तो वो चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। ठीक है, यहाँ बात नेक्स्ट की है कि एरी के कॉर्नेल, वोल्फगांग कैट्रेले और काई ई वीमन को क्षार परमाणुओं की तनु गैसों में बोस आइंस्टीन संघनन प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 2001 में मिला था। बहुत लंबा क्वेश्चन घुमाता है, अरे भौतिकी का दे देता है, बोस को कब मिला? ये इतना लंबा घुमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि आधा पढ़ाते पढ़ाते ही लोग थक जाए। ये आधा जितना बड़ा आंसर है, जितना बड़ा कि इसका क्वेश्चन होता है, वो एक्सप्लेन बहुत कम होता है और क्वेश्चन ही ज़्यादा रहता है। चलिए 164 है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किस वर्ष में यह खोज की कि एक द्विक सूचक सुई के निकट रखे गए धातु तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर द्विक सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है? तो 1820 में होता है। 19वीं सदी के प्रमुख वैज्ञानिक में से एक है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड थे, जो 1770 से 1851 के विद्युत चुंबक की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने रेडियो, टेलीविजन और फाइबर ऑप्टिक्स जैसी तकनीकें बनाई। चलिए 65 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह खोज की कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली तार अपने बगल में विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाली एक अन्य तार को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है? तो हो जाएगा आंसर आर्ड्रे मेरी एम्पियर ने, जो 1820 में विद्युत चुंबक के मूलभूत सिद्धांतों की खोज की थी। चलिए 1801 है कि जोहान विल्हेम रिटर ने किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज की है? तो पैराविंगनी किरणें। और एक्सरे की खोज जो है की है विल्हेम रॉन्टेंगर ने 1895 में, और रक्त किरणों की खोज विलियम हर्शल ने किया है 1800 ईस्वी में। और यही बात आप क्या बोले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि गैलीलियो ने किस वर्ष गुरुत्वाकर्षण और उपार्जित संवेग की क्रिया द्वारा एक पेंडुलम की नियमित दोलायमान की गति का वर्णन किया है? तो 1602 में किया है। नेक्स्ट 168 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने रेडियो तरंगों की खोज करने के लिए मैक्सवेल के सिद्धांतों की पुष्टि की और 1886 में नियंत्रित रेडियो तरंगों को प्रसारित करने और प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी बने हैं? तो आंसर यहाँ हो जाएगा हेनरिक हर्टेज। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हैं जॉर्ज साइमन, जो 1827 में उनके द्वारा की गई खोज किस प्रकार के लिए जाना जाता है? जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं, जितना बड़ा ऑप्शन नहीं, उतना बड़ा तो इसका आंसर निकलेगा। ऑप्शन भी बड़ा है, मतलब क्वेश्चन भी तो बड़ा ही है, ऑप्शन भी बड़ा है और एक्सप्लेन छोटा है। तो यहाँ आंसर ओम का नियम हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन क्या करें जब क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है और ऑप्शन को ही, तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1800 में निम्नलिखित में से भौतिक वैज्ञानिकों में से किसने आधुनिक बैटरी के पुनर्गामी वोल्टाइक पाइल का आविष्कार किया था? तो वो किए हैं आपका एलेसेंड्रो वोल्टा ने। ठीक है, और महत्वपूर्ण आविष्कार जाने तो इसमें है, तो दे देते हैं, बता देते हैं कि जॉर्ज स्टीफेंसन 1814 में द बचलर नामक एक लोकोमोटिव निर्माण किए, 4 मील की प्रति घंटे की रफ्तार से 30 टन वजन की पहाड़ी पर खींच सकता है। तो ये इनको याद रखना है, कुछ ऊपर खींचना होता है। जॉर्ज स्टीफेंसन। यांत्रिक कार्य और ऊष्मा ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित करने का श्रेय किस भौतिकी वैज्ञानिक को माना जाता है? तो आंसर इसका आपका हो जाएगा जेम्स प्रेस्कॉट जूल को माना जाता है। 172 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 1876 में एसोसिएशन फॉर ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे, जो बुनियादी विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान की खोज के लिए भी समर्पित एक संस्था है? वो है आपका डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। ठीक है, चलिए 173 है कि भौतिक वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिक वर्ष जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, कब घोषित हुआ था? कि 2005 में हुआ था। 1995 में आइंस्टीन ने 3 महत्वपूर्ण शोधपत्र प्रकाशित किए थे, जिसमें कि सापेक्षता, क्वांटम सिद्धांत और ब्राउनियम गति की नींव रखी थी।
परावर्तक दूरबीन के आविष्कार का श्रेय, हाँ या इससे देर तक दूरबीन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो इसका सही था आइजैक न्यूटन को जाता है। और लंबा लिखेगा कि 1668 में परावर्तक दूरबीन का आविष्कार करने वाले को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये अरे यार इतना लंबा क्या करने की ज़रूरत है, तो किनको मिला लास्ट में कर देगा, पगला देता है। लिख दो क्वेश्चन, इतना क्यों, बस हो गया, काफ़ी है। जो पूछना वो उसी पे फोकस करना चाहिए। मैं जो क्वेश्चन है आपका इतना लंबा खींच के तो क्या होता है। और क्या कहना, अभी फिर से कमेंट क्या बोलते रहे, अभी थोड़ा तबीयत ख़राब है, लेकिन सोच रहे कि अब ज़्यादा है नहीं, कंप्लीट ही कर देते हैं। 175 हो चुका है, 247 है क्वेश्चन टोटल फिजिक्स। कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लेवल्स पर लाएंगे। तो यहाँ 175 क्या बोल रहा है कि कौन सा भौतिक वैज्ञानिक विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करने और उनके अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए अपने प्रयोगों के लिए जाना जाता है, तो ये जानते हैं हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज को। इनको 1991 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात है कि यहाँ क्वेश्चन है कि 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का आविष्कार जो है किया है, तो वो क्या है, विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ का। अब यहाँ दिए में कुछ, तो हेनरी मोजले परमाणु बैटरी का किए थे, पियर द मैरी क्यूरी रेडियम का, पर्सी स्पेंसर माइक्रोवेव का, डेविड ह्यूज और थॉमस एडिसन कार्बन माइक्रोफोन का, जॉन बॉर्डिन वाल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकले ट्रांजिस्टर का, विल्हेम कर्नाड रोएंटजन एक्सरे का और विक्टर फ्रांसिस हेस ब्रह्मंडलीय विकिरण का। नेक्स्ट यहाँ है कि हेनरिक हेटर्स ने कब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की और यह पाया कि इलेक्ट्रोडों पर चमकदार परावैंगनी प्रकाश उनके बीच वोल्टेज में परिवर्तन का कारण बनता है, तो 1887 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ दिखाते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अश्व शक्ति की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े के द्वारा 1 मिनट में 33 फुट फाउंड करने का पावर है, तो आंसर यहाँ आपका हो जाएगा जेम्स वॉट। नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं, इनका वाट बता दें। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ये पूछ देता है रेलवे में, ग्रुप डी इस समय पूछेगा, रेलवे एनटीपीसी में पूछेगा, एसएससी इतना इजी नहीं पूछेगा। तो इतना हल्का एसएससी पूछ दिया तो एसएससी एग्जाम ही नहीं है, जब एमटीएस को घुमा देता है तो ये क्या है। किस भौतिक वैज्ञानिक को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवृत्ति तरंग की भारित आवृत्ति की अनंत संख्या अर्थात जिया और कोज्या तरंगों के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो हो जाएगा ये आपका जीन बॉप्टिस्ट जोसेफ फूरिये, जिनको भौतिक में 1929 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है उनको। 1833 में किस वैज्ञानिक ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक अल्बानी चुंबक बनाया जो एक समय में 750 पाउंड तक धातु उठा सकता है, तो ये आपको हम बताए थे अभी कि हेनरी थे, जोसेफ हेनरी, आपको एक्सप्लेन में बताए थे। जोसेफ हेनरी को नोबेल पुरस्कार मिला 1991 में मिला। और क्या एडवर्ड पर्सेल की यहाँ बात करें तो उनको अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक जो है द्रव और ठोस पदार्थों के परमाणु चुंबकीय अनुनाद की खोज के लिए भौतिक में नोबेल 1952 में मिला। सॉरी, ये 1991 में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला है जॉन कॉकक्रॉफ्ट को। ठीक है, नाम ही ऐसा है कि अच्छा पढ़ना पड़ेगा। 1891 में किसने भंवर धराओं को परिघटना की खोज की जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तलों में चालकों के भीतर बंद लूप प्रभावित होता है, तो ये आंसर हो जाएगा लियोन फौकॉल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं, फिर आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेयर सब्सक्राइब करते रहें।